हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था कि कोलाइड्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या थी, उसकी क्लासिफिकेशन क्या थी। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ एंड द एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखे जाता है क्लास 9 के अंदर। पहला आता है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी आती है इसकी टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे बोलें कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, नेम द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, जिसका दूसरा नाम क्या है, टिंडल इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट होता क्या है? इट इज द स्कैटरिंग of light by the colloidal particle, forming a Tyndall cone. ये हमेशा टिंडल कोन बनाता है, तो फॉर्मिंग अ टिंडल कोन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए कोई कोलाइडल पार्टिकल है और यहाँ से कोई लाइट की बीम आई, ठीक है, जैसे इस लाइट इंसिडेंट लाइट, ये क्या है आपकी इंसिडेंट लाइट। और जैसे इस लाइट से आएगी तो ये जो इंसिडेंट लाइट है ये स्कैटर्ड हो जाएगी, फैल जाएगी। स्कैटरिंग का मतलब फैल जाना, विद सम एंगल थीटा, ठीक है। इसे हम टिंडल कोन कहेंगे और इस फिनोमेना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। सबसे पहली बार टिंडल ने बताया था इसे। तो स्कैटरिंग और डिस्पर्शन, याद रखना, स्कैटरिंग भी बोल सकते हो आप इसको, डिस्पर्जन भी बोल सकते हो। दो नाम दिए जाते हैं, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड एज टिंडल, बाय फॉर्मिंग अ टिंडल कोन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है बेटा। अब जरा बात समझिए कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि इट डिस्टिंग्विश, ये जो प्रॉपर्टी होती है, इट डिस्टिंग्विश द ट्रू सॉल्यूशन from colloidal solution, from colloids। ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइड से डिफरेंशिएट करने के लिए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? सपोज करो कि आपने क्या लिया, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर कोई ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, लेट अस से NaCl प्लस वाटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ कोई ट्रू सॉल्यूशन और इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं NaCl प्लस वाटर, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर, दोनों ही चीज़ ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर मैं ले लेता हूँ मिल्क। तो मिल्क तो कोलाइड है, इमल्शन कोलाइड, ठीक है। यहाँ मैंने दे दिया भाई मिल्क, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ से मैंने लेज़र लाइट इसमें पास करवाई। सपोज करो यहाँ से लेज़र लाइट मैं पास करवाता हूँ, दिस इज़ द लेज़र लाइट, ठीक है। ये लाइट की बीम आ रही है, तो होगा क्या, जो लाइट की बीम है वो ऐसे जाते हुए दिखाई देगी, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन से तो कभी पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर लाइट बीम गई है या नहीं गई, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल्स अगर हैं तो उसमें से जाते भी साफ आपको दिखाई देगी, ये बीम जो है वो आपको साफ क्लियरली दिखाई देगी, विजिबल होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर्ड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, इसलिए दिख पा रही थी हमको, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स इस पे बात करते हैं, तो एग्जांपल्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। फर्स्ट एग्जांपल आता है इसका, इट इज़ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट अपीयर इन कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन लाइक मिल्क, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल है। दूसरी चीज़, बीम ऑफ लाइट अपीयर इन डार्क रूम। डार्क रूम में, जैसे सपोज करो ये आपका कोई डार्क रूम है, ठीक है। तो इसमें क्या, एक छोटा सा होल क्रिएट कर दीजिए आप। अगर छोटा सा होल क्रिएट करके तो जो लाइट आएगी सन से, आने वाली जो लाइट है वो यहाँ से आती है और आपको साफ ऐसे दिखाई देगी, और इसमें जो डस्ट पार्टिकल हैं वो सस्पेंडेड होते हुए साफ दिखाई देती है। होता है ना ये चीज़, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट होता है डार्क रूम, या फिर डेंस फॉरेस्ट, उसके अंदर से पत्तों के बीच में अगर हल्की से लाइट रहती है तो वहाँ से लाइट आती हुई साफ दिखाई देती है।
तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, टिंडल इफेक्ट का। अनदर थिंग, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार्स होते हैं बेटा वो ट्विंकल करते हैं, बट हमें लगता है ट्विंकल करते हैं, बट स्टार्स कभी ट्विंकल नहीं कर रहे होते। होता क्या है कि मान लीजिए ये आपका कोई स्टार है, दिस इज अ स्टार, सपोज दैट दिस इज अ स्टार्स, ठीक है, ये इस तरह से आपके पास कोई स्टार्स हैं और बीच में क्या है, एटमॉस्फेयर है, और हम क्या है, हम यहाँ पर हैं। तो जैसे हम इसको देखेंगे तो हमारी जो यहाँ सन मान लो, या स्टार भी एक तरह से सनी होता है जिसके थ्रू लाइट आती है, तो यहाँ से जो लाइट आती है वो कोलाइडल पार्टिकल से टकरा के डिस्पर्स होते हुए जारी होती है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम फिनोमेना हुआ किस कारण से कि एटमॉस्फेयर में कोलाइडल पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से हम जब उसको देख रहे हैं तो हमें स्टार्स, जो लाइट जा रही है, हम देखते हुए जो लाइट हम स्टार को देख रहे हैं, तो लाइट क्या है, इधर उधर स्कैटर्ड हो रही थी। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, अपीयर होता है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं, बट एक्चुअली स्टार्स ट्विंकल नहीं करते, वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। उनकी जो लाइट है वो फिक्स आ रही होती है, लेकिन जो बीच में एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ट्विंकलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो स्कैटर्ड होना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमें अपीयर होता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, येलो ऑरेंज कलर, येलो ऑरेंज कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज के दौरान भी आपको जो कलर्स होते हैं, आप देखते हो कि सनसेट के टाइम पे या सनराइज़ के टाइम पे येलोइश ऑरेंज कलर दिखाई देता है, वो भी इसी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जब स्कैटर्ड होती है तो डिफरेंट कलर्स शो होते हैं, और इसी कलर्स की वजह से आपको क्या होता है कि येलो ऑरेंज कलर पर्टिकुलरली दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो ये सब एग्जाम्पल्स थे किसके, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग ना। आगे देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है इसकी, दैट इज कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलाइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो नेचर वाइज अगर बात करें तो कोलाइड्स पर्टिकुलरली हेट्रोजीनियस होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है नेचर, तो कोलाइड का नेचर कैसा होता है, दे आर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस इन नेचर। देखो हमने डेफिनेशन में ये बात डिस्कस कर ली थी कि कोलाइड्स जो होते हैं हेट्रोजीनियस इन नेचर होना ज़रूरी है, तभी जाके हम इस पर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। थर्ड इज स्टेबिलिटी, कोलाइड पार्टिकल स्टेबल क्यों होते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं दे आर स्टेबल, हम बोलेंगे कोलाइड्स जो होते हैं आर स्टेबल ड्यू टू द चार्ज अपॉन द पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है और इसी वजह से स्टेबल होते हैं। ये जो चार्ज होते हैं कोलाइड्स के, ये दो तरह के होते हैं। कोलाइडल चार्ज दो टाइप के हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से पॉजिटिव कोलाइड्स बनते हैं या फिर नेगेटिव कोलाइड्स बनते हैं। तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो थोड़ा सा याद रखिए, जैसे पॉजिटिव की अगर बात करूँ तो पर्टिकुलरली आ जाता है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, सोल पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। बेसिक डाइज पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स जितने भी हैं, हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, सोल, मेटल हाइड्रोक्साइड्स की अगर बात करें तो मेटल हाइड्रोक्साइड, सोल सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज की अगर बात करें तो आपका ब्लड इज अ नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। क्ले इज अ नेगेटिवली चार्ज, एसिडिक डाइज नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड लाइक आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, सोल, मेटल सल्फाइड, सोल जो होते हैं वो आपके क्या हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस पार्टिकल्स थे आपके, राइट। अब आगे देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने के लिए कोलाइड्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ब्राउनियन मूवमेंट। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है, ब्राउनियन मूवमेंट explain the stability of colloids। ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स को शो करता है। क्या होता है ब्राउनियन मूवमेंट, अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि एक टर्म आती है कोएगुलेशन, ठीक है, इसको आप नोट में लिख लेना कि कोएगुलेशन क्या होता है। कोएगुलेशन या फिर फ्लॉकुलेशन, कोएगुलेशन या फिर फ्लॉकुलेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, दैट इज एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। एग्रीगेट होने का मतलब, व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेशन? एग्रीगेट होने का मतलब होता है कि वो कंप्लीटली इकट्ठे हो गए। एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय एडिंग अ सुटेबल केमिकल, ठीक है, इज कॉल्ड, और ये केमिकल को क्या बोलते हैं हम लोग? कोएगुलेटिंग या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। सुटेबल केमिकल जिसको हम नाम देते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट या फिर फ्लॉकुलेटिंग एजेंट या फिर प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, तीन तरह के नाम दिए जा सकते हैं। ये जो केमिकल हम इसमें मिलाते हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइट भी कहा जाता है, ये कोएगुलेटिंग एजेंट हो गया। मतलब अपने आप नहीं होते, एग्रीगेशन जो कोलाइडल पार्टिकल्स का है वो अपने आप नहीं होगा, एग्रीगेट करवाने पड़ते हैं। कि एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बाय एडिंग अ सुटेबल केमिकल एजेंट, ठीक है, अ सुटेबल केमिकल एजेंट इज कॉल्ड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, ठीक है। अब देखो हमने एक बात कही यहाँ पे, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो स्टेबल होते हैं वो सिर्फ चार्ज की वजह से होते हैं। अगर चार्ज खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने को बोलते हैं कोएगुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या होगा जब फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल आर्सेनिक सल्फाइड सोल के साथ में मिक्स किया जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन इस फॉर्म से पूछ लिया जाए, सपोज लो व्हाट हैपन्स व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल is mixed with arsenic sulfide salt, arsenic sulfide salt। बेटा ये जो है FeOH बोलता है, इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और AS2O3 जो है इसको बोलते हैं आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है। आर्सेनिक सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है AS2S3, ठीक है। सोल बोल रहे हैं तो इसका मतलब सोल इज अ कोलाइड, मतलब सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे। तो बेटा समझिए इस बात को कि मान लीजिए कि ये आपके पास है फेरिक हाइड्रोक्साइड, सपोज करो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है FeOH होल थ्राइस। अब इस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिवली चार्ज है, कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। और दूसरा क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ये मैंने मिला दिया AS2S3। ये कैसा है? नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। तो जब पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड आपस में मिलेंगे तो क्या होगा बेटा? इनके चार्जेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और चार्जेस विल डिस्ट्रैक्ट आउट, एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड किसके साथ जुड़ जाएगा? आर्सेनिक सल्फाइड के साथ जुड़ जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड सोल के साथ में जुड़ जाएगा, और इस तरह से क्या होगा? सोल बन जाएगा, एक कोएगुलेशन हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? इसका आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए बेटा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड व्हेन mixed with arsenic sulfide soil, the charges get distracted and coagulated। ये कोएगुलेट हो गया, मतलब प्रेसिपिटेट बन गए, पीपीटी बन गई। तो आंसर समझ में आ गया। तो जब भी पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं नेगेटिवली चार्ज कोलाइड के साथ मिलेंगे तो उनके चार्जेस खत्म हो जाएंगे, और चार्जेस खत्म होने के बाद में वो आपस में जुड़ जाएंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। इसका मतलब है कोएगुलेशन बोल सकते हैं, फ्लोकुलेशन बोल सकते हैं, या फिर प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं। 3 नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस कंसेप्ट को। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी, हम इसको बोलते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। Now, fourth property is kinetic या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान रखो। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, एंड ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट थे। ही वॉज वर्किंग ऑन एक्वेटिक क्रॉस पॉलिनेशन, जो एक्चुअली काम कर रहे थे वर्किंग ऑन एक्वेटिक क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, देखो पॉलिनेशन क्या होता है पहले ये बात समझो, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन, टू द स्टिग्मा, जो कि क्या होता है, फीमेल गैमेट ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। अगर एक फ्लावर का उसी फ्लावर से फर्टिलाइज होता है तो उसे बोलते हैं सेल्फ, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से फर्टिलाइज होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये बात। अब देखो होता क्या, एक्वेटिक की अगर बात करते हैं तो ये पॉलिनेशन अपने आप नहीं होता, कुछ मोड्स चाहिए होते हैं, मीडियम चाहिए होता है। जैसे कि ये पेन है, अपने आप ये वहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो मैं इसके लिए मीडियम हो गया। वैसे ही एक्वेटिक पॉलिनेशन के अंदर पानी जो था वो मीडियम हो गया, वाटर के थ्रू ये जो मेल गैमेट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत क्लास का डायग्राम पता होगा, तो मैं एक बार थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ सो डैट आपको ईजियर हो जाए समझने के लिए। ठीक है, दिस इज द स्टिग्मा, और ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिर्फ दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें। इसके एंथर्स हैं, दिस इज एंथर्स। ठीक है, ये तो आपको पता ही होता है, और ये इसके सेपल्स हैं, एंड लाइक दिस। फ्लावर कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या है, इसका स्टिग्मा है, स्टिग्मा। ठीक है, ये जो है दीज आर एंथर्स। अब एंथर्स जो होते हैं दे आर द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेल पार्ट है, मेल गैमेट होते हैं। और जो स्टिग्मा है दे आर द फीमेल गैमेट होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं एंथर को काटूंगा, यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन देखता हूँ उसका, काट के देखता हूँ तो उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा जाएगा, तो इसके अंदर बेटा इस तरह से कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। जैसे कि मैं भी एंथर ले रहा हूँ, और ये जो एंथर मेरे को दिख रहा है ये टेट्रापॉड है, मतलब इसके पास 4 लॉब्स हैं। लॉब्स मतलब ये जो होते हैं दीज आर कॉल्ड एज लॉब्स। ठीक है, अब इन लॉब्स के अंदर इसको पॉलन सैक या पॉलन बैग कहा जाता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज पॉलन बैग, पॉलन बैग या पॉलन सैक, इसको सैक भी कहते हैं। इसके अंदर पाए जाते हैं छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स, दीज आर द पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। अब देखो होता क्या है, इन पोलन बैग्स में एक्वेटिक कंडीशंस में जब इस पर पानी गिरता है, ठीक है, एंथर्स पे पानी गिरता है, तो इसकी जो बाहर की वॉल है वो टूट जाती है, इट गेट रप्चर्ड। रप्चर्ड होने के बाद पॉलन ग्रेन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में इस तरह से, और वो मूवमेंट करते 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 कहाँ तक पहुँच जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। स्टिग्मा के बाद में ये फर्टिलाइज होते हैं और एग बनाते हैं, एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। स्टिग्मा से आते हुए एग के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज टोटली बायो कंसेप्ट, ये आपको पॉलिनेशन के बारे में पता होगा। लेकिन जो केमिस्ट्री की बात है वो ये है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं दे आर 1 to 100 नैनोमीटर। ये 1 to 100 नैनोमीटर के होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक कोलाइड है, जैसे सर कोलाइड्स, ये कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये कोलाइडल रेंज में आ गए। तो अब ये कैसे काम कर रहे थे, रॉबर्ट ब्राउन एक्चुअली पॉलिनेशन में काम कर रहे थे और गलती से इनसे ये हो गया। अब इन्होंने क्या नोटिस किया, ठीक है, इन्होंने क्या नोटिस किया, देखिए बेटा इसको रख कर रहा हूँ मैं, आप वीडियो पॉज करके सारे चीज़ें नोट डाउन करते रहा करो, इन जो भी चीज़ें हैं इनको डिटेल में समझो आप। अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे कि यहाँ मैं बना देता हूँ वाटर, एक्वेटिक प्लांट है तो ये एक्वेटिक कंडीशन डाल देते हैं लोग यहाँ पर। सपोज दिस इज अ रिवर वाटर, ठीक है, दिस इज अ रिवर वाटर। अब क्या होगा, जो एंथर्स थे उसमें पानी गया जिसकी वजह से वो टूटे, और वहाँ से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन रप्चर्ड होके वाटर में आ गया। अब वाटर में आने के बाद में क्या दिखाई दिया आपको कि ये जो था पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, ये इधर उधर मूवमेंट करने लग गए।
zigzag motion करने लगे, and this zigzag motion of the colloidal particle is called as Brownian movement. ठीक है, so what is Brownian movement? The zigzag motion of colloidal particle in the medium particle. Colloidal particle का zigzag motion करना in the medium particle is called Brownian movement. भैया ब्राउनियन ने पहली बार देखा था इसलिए इसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। ठीक है, व्हाट इज द कॉज, कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ, तो कॉज समझिए। ब्राउनियन मूवमेंट जो था इट इज अराइज ड्यू टू द कॉलिजन मतलब टक्कर होना ऑफ द colloidal particle which make them colloidal particle to the medium particle अब बेटा बात समझना है, आपको होता क्या है, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पे आया, ठीक है, पानी पे गिरा, तो इसने इधर उधर मोशन करना स्टार्ट कर दिया। क्यों किया, पत्थर डालता तो नीचे आ जाता है ना, वो स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये मूवमेंट क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वाटर के पार्टिकल इसको टक्कर दे रहे हैं। वाटर के पार्टिकल इसको यहाँ से टकराया तो वाटर ये इधर की तरफ भाग गया, अब इधर वाला वाटर पार्टिकल इसको टकराएगा तो इधर की तरफ भाग गया, ये वाला वाटर पार्टिकल इधर टकराया तो इधर की तरफ चला गया, और इस तरह से इस पर टक्कर होती गई वाटर पार्टिकल की, मतलब मीडियम पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल को कभी स्टेबल होने नहीं दे रहा, सेटल नहीं होने दे रहा। इसकी वजह से क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन करने लगे, और इसी रैंडम मोशन को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो बेटा जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो डेफिनेशन लिखनी है और साथ में कॉज लिखना है, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें लिखनी है। किसने डिस्कवर किया, ये बात भी पता होनी चाहिए, तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर किया था, एक्वेटिक क्रॉस पॉलिनेशन में डिस्कवर हुआ था ये चीज़। बात क्लियर होगी। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, रब कर रहा हूँ बेटा इसको मैं। लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी इसकी, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। नाउ fifth and the last property is electrical property of colloid, जिसका क्या नाम है दूसरा, we call as electrophoresis। electrophoresis, electro का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है ये डिसाइड करती है कि कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, दिस प्रॉपर्टी डिसाइड्स द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। तो हम बोलते हैं इट डिटरमाइन द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। किसी भी कोलाइडल पार्टिकल पे क्या चार्ज आएगा वो ये प्रॉपर्टी बताती है आपको। ठीक है बेटा, अब और बात समझिए होता कैसे है। देखो इसमें यू ट्यूब, ग्लास की बनी हुई यू ट्यूब लेते हैं हम इस तरह से। ठीक है, ग्लास की बनी हुई क्या लेंगे, यू शेप ट्यूब लेंगे, और इसके अंदर डाल देते हैं दो रॉड्स। ठीक है, मेटल की बनी हुई रॉड्स जिसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, और इसको कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ रख देते हैं कोई भी सोल जिसका मुझे पता करना है कि ये किस चार्ज का होगा। तो यहाँ मैंने रख दिया जैसे कोलाइडल सोल, और बेटा ये क्या है, दीज आर द मेटल प्लेट। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज है तो ये एनोड कहलाएगा, और नेगेटिवली चार्ज है तो ये कैथोड कहलाएगा। ठीक है, इतना तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी से पास करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल जो है अपने अपोजिट एंड की तरफ मूव करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने रखा है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल मुझे पता है पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन दिखाई थोड़ी देगा कि पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, वो पता कैसे चलेगा कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है ये इस तरफ माइग्रेट करने लग जाता है। ठीक है, कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर प्लेट पे कोई चीज़ डिपॉजिट होगी तो दिखाई देगी उसको,
ठीक है, इकट्ठी हो जाती है। और जिस तरफ ये आती है, जैसे नेगेटिव की तरफ मूवमेंट किया तो डेफिनेटली ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिट एंड्स, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ colloidal particle towards the opposite end of electrode। इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल प्लेट्स, इसका एक और नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये दोनों मेटल प्लेट्स क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। टुवर्ड्स द अपोजिट एंड ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात समझ में आ गई। और इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ ब्लड रखा, तो ब्लड किस तरफ मूवमेंट करेगा? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। बात समझ में आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ये सारी बातें। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, एप्लीकेशन पूछा जाता है आपसे कि एप्लीकेशन कोलाइड्स पार्टिकल की क्या क्या है, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। लास्ट टॉपिक दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। देखिए बेटा, एप्लीकेशन की बात, एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है दैट इज ब्लीडिंग ऑफ फ्रेश कट कैन बी इमीडिएटली स्टॉप बाय अप्लाइंग फेरिक हाइड्रोक्साइड। जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग ऑफ फ्रेश कट, ठीक है, अगर आपके हाथ पर कहीं कट लग जाता है, ठीक है, कैन बी स्टॉप बाय अप्लाइंग of फेरिक क्लोराइड। अच्छा, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? FeCl3 या एलम वगैरह। तो अगर कट लग जाता है तो हम फिटकरी लगाते हैं जनरली। तो फिटकरी में क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव आइंस होते हैं, Fe3 पॉजिटिव आइंस होते हैं। ठीक है, तो क्यों हुआ ऐसा? बात समझिए। जो ब्लड होता है, जो आपका ब्लड था, वो कैसा है? नेगेटिवली कोलाइड है। ठीक है, और ये जो FeCl3 है, ये कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो भैया ब्लड जब आपके वेन से बाहर निकल रहा होता है, उस कंडीशंस में अगर आप फिटकरी या कुछ लगाते हो, FeCl3 लगाते हो, जो कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, तो पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज को ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड के पार्टिकल्स, मान लो ब्लड पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे, और आपस में जुड़ जाएंगे तो क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लॉटिंग हो जाएगी, और क्लॉटिंग होने की वजह से हम क्या बोलेंगे? वो एगुलेशन हो गया, को एगुलेशन हो गया। वापस समझो, जैसे आपके हाथ पे कट लगा, हाथ पे कट लगाते हैं, आपने क्या लगाया? फेरिक क्लोराइड लगाया। फेरिक क्लोराइड ने क्या किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोवाइड किए। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ब्लड के नेगेटिवली चार्ज को ख़त्म कर देंगे। अब बहुत सारा ब्लड था, तो ब्लड के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर क्या कर लेंगे? क्लॉट बना लेंगे, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे को एगुलेशन हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एज ब्लड इज नेगेटिवली कोलाइड, एंड when FeCl3 is added, the charges थे get destructed या न्यूट्रलाइज। डिस्ट्रक्टेड का मतलब होता है न्यूट्रलाइज। चार्जेस खत्म हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, एंड गेट कोएगुलेटेड। और वो क्या हो गया? कोएगुलेटेड हो गया, कोएगुलेशन हो गया। मैंने आपको बताया था कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? दैट इज एग्रीगेशन, इकट्ठा हो जाता है। तो इकट्ठा हो गया तो एक दीवार की तरह काम कर गया, जिसको हम क्लॉट बोलते हैं। इसकी वजह से ब्लड बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकेंड इज मेडिसिन के अंदर काफ़ी जगह यूज़ करते हैं हम इसको। जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मेडिसिन की फॉर्म में आपकी बॉडी को दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे समझेंगे? मेडिसिन इन कोलाइडल फॉर्म, can be easily
एब्जॉर्ब बाय बॉडी। आपकी जो बॉडी होती है, आप बड़ी चीज़ खा लोगे तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करती है इन द कोलाइडल फॉर्म, क्योंकि सेल्स आपके बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो सिर्फ कोलाइडल रेंज के मतलब 1 to 100 नैनोमीटर के पार्टिकल को ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई टैबलेट खाई तो टैबलेट बॉडी में जाने के बाद में डिजॉल्व हो जाती है इन द कोलाइडल फॉर्म। मेडिसिन को बनाया इसी तरीके से जाता है कि वो कोलाइडल फॉर्म में चली जाए, और जैसे कोलाइडल फॉर्म में वो आ गई 1 to 100 नैनोमीटर में आ गई, तो अब बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्व कर पाएगी, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी और ब्लड के मिक्स होने के बाद में वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन कर पाती है। ठीक है, थर्ड अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो क्लींजिंग एक्शन होता है सोप एंड डिटर्जेंट का, ठीक है, वो भी कोलाइडल फॉर्म में ही होते हैं। दैट इज हम उसको बोलते हैं सोप क्लीन्स द डर्टी क्लोथ्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, और यहाँ इसको बोला जाता है मिसेल्स। ठीक है, देखो होता है क्या है, मान लीजिए ये कपड़ा है, इस कपड़े पे कोई डर्ट लग गया, दिस इज अ डर्ट, तो कपड़े से डर्ट आसानी से नहीं हटता, तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, सोप मिलाते हैं। ठीक है, अब सोप जो होता है, सोप के पार्टिकल को समझो, सोप का पार्टिकल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये एक सोप का पार्टिकल है। एक सोप का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, C17H35CONA, इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो हिस्सा होता है जैसे CO नेगेटिव Na पॉजिटिव होता है, और ये जो इतना हिस्सा होता है दैट इज C17H35। ये एग्जांपल मैंने लिया है सोडियम स्टीरेट का। दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोप। सोप भी तो केमिकल्स की बनी होती है, वो केमिकल इसमें ये था, मान लीजिए। अब जैसे ही सोप मिलाएंगे तो ये वाला जो टेल वाला हिस्सा है, ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, तो ये टेल होता है और ये हेड होता है, तो सोप के दो पार्ट होते हैं, टेल एंड हेड। तो जैसे इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से ये डर्ट पार्टिकल है, इससे सोप का पार्टिकल क्या करेगा, टेल के साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से टेल से जुड़कर एक एग्रीगेशन बनाएगा। ठीक है, और इस एग्रीगेशन को बोलते हैं हम लोग मिसेल्स, जो कि कोलाइडल होता है। तो और अब जैसे इसमें पानी पास करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो जितने भी ये सोप पार्टिकल्स थे ये डर्ट को अलग कर देंगे और आपका फाइबर अलग हो गया, तो कपड़ा डर्ट फ्री हो गया, और जो डर्ट था वो मिसेल्स के फॉर्म में अलग हो गया। बात समझ में आई? तो बात समझिए, व्हाट इज मिसेल्स। मिसेल्स क्या होता है, मिसेल्स आर द कोलाइडल पार्टिकल, कैसे बोलते हैं, आर द एग्रीगेशन ऑफ सोप पार्टिकल विद डर्ट, ठीक है, इन कोलाइडल रेंज, वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है, और इसी को बोलते हैं मिसेल्स। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल थे या जो मिसेल्स था, उसका पार्टिकल साइज कितना था बेटा, 1 to 100 नैनोमीटर, और कपड़े भी इसी तरह से साफ होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है, दैट इज डेल्टा फॉर्मेशन। ऑफ रिवर वाटर। बेटा बात को समझना, क्या होता है, व्हेन रिवर वाटर सी वाटर से मिलती है तो हमेशा डेल्टा फॉर्मेशन होता है। जैसे वर्ल्ड का बेस्ट जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है वो होता है सुंदरबन, जो गंगा रिवर पे होता है, और जो आपका बे ऑफ बंगाल में गिरता है, वेस्ट बंगाल में है। तो जनरली वहाँ कंडीशन क्या होती है, डेल्टा कैसे बनता है, ज़रा बात समझिए कि जो मान लीजिए कि ये रिवर वाटर है, ठीक है, रिवर वाटर के अंदर होता है, दिस इज द रिवर वाटर में होता है क्ले, क्या है, क्ले, और क्ले कैसा है, नेगेटिवली कोलाइड्स होते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव कोलाइड होती है, और यहाँ मान लीजिए आपके पास ओशन है या सी है, सी के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सी जो होता है इट कंटेन
इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट्स होते हैं, लाइक NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये सॉल्ट्स क्या होते हैं? पानी के अंदर जाते टूट जाता है, किसमें? Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इन आइंस में टूट जाता है, आइंस में टूट जाता है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों आइंस में। लेकिन ज़्यादातर सी वाटर के अंदर क्या होते हैं? नेगेटिवली कम होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। अब देखो, रिवर जैसे सी के पास मिलती है तो उस कंडीशन में वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और इसी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा फॉर्मेशन। कि वो आपकी ट्रिब्यूटरीज बना देती है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि रिवर वाटर सीधा ना गिर के ब्रांचेस के फॉर्म में गिरता है ओशन के अंदर, तो दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेल्टा फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, जैसे सी वाटर जाएगा, जैसे मान लो यहाँ सी वाटर है, तो सी वाटर दूर तक जाता है, जैसे किनारे पे जाएगा जो मिट्टी है उसके अंदर डिजॉल्व होकर वापस आ जाता है, जो उसकी लहरें हैं वो जाती हैं और वापस आ जाती है। लेकिन जैसे सी वाटर अगर आगे की तरफ गया, मिट्टी की तरफ गया, तो उस मिट्टी के अंदर वो ये छोड़ देता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट छोड़ देता है, आइंस छोड़ देता है, ठीक है बेटा। अब रिवर वाटर आ रही है, ठीक है, तो बात को ध्यान से समझना। कंडीशन ये है, आप थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो यहाँ से आ रहा है क्या? ओशन, यहाँ ओशन है और यहाँ से रिवर आ रही है। तो ये जो ओशन जैसे आ रहा है आपके पास, तो ओशन का पानी आया, लहरों के साथ आया, यहाँ तक आया और वापस चला गया, और ये हिस्सा उसका मिट्टी वाला हिस्सा था, जो सी शोर कहते हैं, जो उसका किनारा था। यहाँ पे काफ़ी सारी मिट्टी प्रेजेंट थी, ठीक है। अब यहाँ से आ रही थी रिवर वाटर का पानी, तो रिवर वाटर का पानी जैसे ही इस मिट्टी के कांटेक्ट में आएगा, तो मिट्टी में क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जो सी से आए थे। और रिवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो आपस में अब मिलेंगे तो क्या होगा? जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो इकट्ठे होने, जो क्ले पार्टिकल मिट्टी के पार्टिकल के साथ मिलके अब इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे और एक बड़ा सा ढेर लगा देंगे। अब अगर ढेर लग गया, जैसे ये ऐसे था, अब ऐसा हो गया, तो पानी जो आ रहा है वो अब इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इस ढेर के ऊपर से जा नहीं पाएगा। जो इकट्ठा हुआ जो मिट्टी का पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर से जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो ब्रांचेस में टूट गया, और इसी फॉर्मेशन को कहते हैं हम डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? व्हेन रिवर वाटर, या पहले तो ये बताओ कि रिवर वाटर कंटेन clay which is negatively charged, and seawater contain electrolytes, ठीक है। when river water meet sea water, the charges get neutralized, charges neutralize हो जाएंगे, and sedimentation occur, due to which delta formation, they form delta। कहानी समझ में आ गई बेटा? ये जो क्ले पार्टिकल्स थे ये आ रहे थे सी वाटर, ये ज़मीन के मान लो इतना हिस्सा जो था वो क्या है आपका मतलब टेरेस्ट्रियल पार्ट था, मिट्टी थी यहाँ पर, तो रिवर वाटर की लहरें यहाँ तक आई और वापस चली गई। लेकिन जैसे वो यहाँ तक गई तो इसकी जो आइंस थे वो वहीं छोड़ गई, मिट्टी के अंदर छोड़ गई। क्ले पार्टिकल्स आए, उस मिट्टी के पार्टिकल के साथ में जुड़े, मिट्टी के पार्टिकल में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये आइंस प्रेजेंट होंगे और वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए, इस तरह से इकट्ठे होंगे, यहाँ पे इकट्ठे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चार्जेस खत्म हो गए, इस प्रोसेस को कोएगुलेशन कह देते हैं। अब चार्जेस खत्म हो गए तो जो पानी है वो इस मिट्टी के ढेर से तो नहीं निकल पाएगा, बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं मिट्टी, तो इससे तो नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा कि रिवर वाटर अपना रास्ता बदल देता है, या तो इधर चला जाता है, इधर चला जाता है। इस वजह से क्या होगा? ब्रांचेस बन जाती है, और ब्रांचेस बनने की वजह से क्या होगा? ये आपका डेल्टा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आएगा इस हिस्से पर, इस वजह से डेल्टा फॉर्मेशन बन गया। ये रिवर वाटर जा रहा है, ठीक है, और ये ढेर बन गया, सेडिमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज द डेल्टा फॉर्मेशन। नाउ द लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो समझ लीजिए। लास्ट इज ब्लू कलर ऑफ अ स्काई, ये भी डेल्टा फॉर्मेशन के कारण ही होता है, ठीक है। तो वापस देखते हैं हम लोग ब्लू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का ब्लू कलर दिखना वंस अगेन टिंडल इफेक्ट है, इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज
blue color of sky. याद रखना, it is due to scattering. Scattering का मतलब फैलना of light by colloidal particle. ठीक है, तो ये भी आपका क्या था, टिंडल इफेक्ट उसको कहते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। सो बेटा डेली लाइफ के अंदर भी हम खाने पीने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि जैम्स हो गए, ठीक है, गाजर का हलवा हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी क्या हैं, कोलाइड्स। ऑलराइट, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब कोलाइड्स हैं। तो कोलाइड्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो कोलाइड्स के बारे में 9th क्लास में इससे ज़्यादा नहीं आता, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, थैंक यू।